हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पर। और 29 फरवरी को आपका है जीव विज्ञान का पेपर। सर किसका पेपर है? सर देख सकते हैं बायोलॉजी का ये पेपर है। किसका पेपर है सर? बायोलॉजी का सर पेपर है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिया है। 70 में 70 की हम लोग तैयारी करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वॉच कीजिए। कोई दिक्कत हो, कहीं से भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सर हमें यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम उस मैटर को, उस चीज को हम लोग क्या करें, सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और ये ऐसे प्रश्न भैया जो आपके बार बार पेपर में रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस मतलब नहीं आया है मैं पढ़ा दूं, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे प्रश्न एक है, बोल क्या रहा है, कोडान तथा एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2020 के पेपर में बना हुआ प्रश्न है कि कोडान क्या होता है सर और एंटी कोडान क्या होता है, इसमें अंतर लिखना है, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोडान के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? कोडान के बारे में। सर ये कोडान होता क्या है? उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? एंटी कोडान को। तो कोडान क्या होता है? अनुवांशिक कूट के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम जो अमीनो अम्ल को कोडित करता है, क्या करता है? कोडान कहलाता है। यानी कि कोडान किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? अनुवांशिक कूट के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड, अनुवांशिक कूट के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोडित करता है, उसे क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। यह डीएनए की आनुवांशिक भाषा के परिवर्तित रूप को एमआरएनए पर स्थित होता है। और यह जो होता है, ये जो कोडान होता है, यह डीएनए की एक अनुवांशिक भाषा होती है जिसको परिवर्तित रूप से क्या कहते हैं? एमआरएनए पर क्या होता है? स्थित होता है। यह त्रिक यानी कि ट्रिपलेट कोडान, आरंभक कोडान जैसे एयूजी और समापन कोडान जैसे कि यूएए, यूजीए और यूएजी के रूप में भी कार्य करता है। अब यहाँ से मैं आपको एक प्रश्न आपको बता देता हूं। जैसे कि प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से आरंभन कोडान है, तो एयूजी है। आरंभन कोडान क्या है? एयूजी है। समापन कोडान क्या है? यहीं पे ध्यान दीजिए, यूएए, यूजीए और यूएजी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक कोड के 64 कोडानों में से 61 त्रिक कोडान अमीनो अम्लों को कोड करते हैं, जबकि शेष 3 समापन कोडान का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। सर इसे क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगला परिभाषा देखें, किसके बारे में? कोडान के बारे में। किसके बारे में? एंटी कोडान के बारे में भाई, कि एंटी कोडान होता क्या है। एंटी कोडान टीआरएनए बोले तो ट्रांसफर आरएनए यानी कि स्थानांतरित आरएनए की एंटी कोडान भुजा के छोर पर पाए जाने वाला 3 क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम है। वह प्रतिकोडान या एंटीकोडान, एंटीकोडान मतलब एमआरएनए पर उपस्थित उस कोडान का संपूरक होता है जिस पर किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल की सांकेतिक सूचना स्थित होती है। प्रोटीन संश्लेषण के समय यह एंटीकोडान एमआरएनए के कोडान से जुड़कर विशिष्ट एमिनो अम्लों को निकटतम लाकर पेप्टाइड बंध बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। और प्रत्येक कोडान हेतु एक निश्चित संपूरक एंटी कोडान होता है। ध्यान दीजिएगा, यही आप पेपर में लिख दीजिएगा। तो ये हो गया एंटी कोडान और कोडान की परिभाषा, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने नोट्स में नहीं लिखा है तो नोट्स में लिख के आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या देखेगा, प्रश्न ये बोल रहा है 2012 प्रश्न में आया है और 2020 में भी आया है। अथवा में कर सकते, देखिए अथवा में करके आया है कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है। जो प्रोटीन संश्लेषण है उसमें आरएनए का पूरा ना मतलब आरएनए का क्या योगदान है। एक चीज और, डीएनए और आरएनए में क्या था भाई? अंतर लिखने के लिए पेपर में आता है, तो अंतर आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अथवा में क्या प्रश्न बनेगा? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए
अणुओं का क्या करिए, वर्णन कीजिए। अथवा प्रश्न बनेगा, कोसा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के कार्य लिखिए, जो कि आपके 2020 में बना हुआ प्रश्न है। 2020 में बना हुआ प्रश्न है यार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आएगा तो आप क्या करेंगे, छाप देंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान, यानी प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, इसको देखेंगे। तो प्रोटीन संश्लेषण डीएनए के नियंत्रण में आरएनए द्वारा होता है, यानी कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो डीएनए के नियंत्रण में आरएनए द्वारा होता है। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए अणु पाए जाते हैं और तीनों का प्रोटीन संश्लेषण में अपना विशिष्ट कार्य होता है। तीनों का अगर देखें तो जो प्रोटीन संश्लेषण में अपना क्या होता है, विशिष्ट योगदान होता है या फिर कार्य होता है। पहला कौन सा पाया जाता है, संदेशवाहक आरएनए, जिसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, यानी कि बोले तो एमआरएनए बोला जाता है। पहला क्या है आपका, संदेशवाहक आरएनए, जिसको हम लोग एमआरएनए का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए बोले तो एमआरएनए, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे, संदेशवाहक आरएनए पर आनुवांशिक सूचनाएं कोडित के रूप में उपस्थित होती हैं, उसे कोडान कोडान या कोडान डीएनए के अणु के टेम्पलेट के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं और कोड का विशिष्ट क्रम ही प्रोटीन विशिष्टता का क्या होता है, जिम्मेदार होता है। दूसरा है स्थानांतरण आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। स्थानांतरण आरएनए यानी कि टी आरएनए, यह एक एडेप्टर अणु होता है जो एमआरएनए की भाषा पढ़ सकता है। इस पर प्रतिकूट यानी कि एंटीकोडान उपस्थित होता है। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए विशिष्ट यानी कि ट्रांसफर आरएनए होता है। टी आरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक क्या करते हैं, लाते हैं तथा अमीनो अम्ल यानी कि मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित कूटों के अनुसार क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। क्लियर है। अगला और तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, सॉरी प्रश्न नहीं, ये है इसमें राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम लोग आरएनए के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम्स के निर्माण में भाग लेता है कौन, ये राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर होता है। यह एमिनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध निर्माण हेतु एक एंजाइम यानी कि राइजोजाइम की भांति कार्य करता है। बस काम खत्म हुआ, यही आपको पेपर में छापना है और आपको कुछ भी छापने की जरूरत नहीं है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूं भाई इंपॉर्टेंट है, बाद में मत बोलिएगा गुरुजी आपने प्रश्नों को नहीं बताया। ये प्रश्न 2010 में आया हुआ है। प्रश्न क्या है, तंबाकू का विभिन्न प्रकार के प्रयोग से शरीर के लिए घातक है, समझाइए। अथवा में प्रश्न में आएगा, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्यों। यानी कि अगर हम लोग तंबाकू यूज कर रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, आपको यही क्या करना है, समझाना है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, तंबाकू का प्रयोग मानव सैकड़ों वर्षों से करता आ रहा है। तंबाकू बोले तो धूम्रपान पिया जाता है और चबाया भी जाता है या फिर सूंघा जाता है, ठीक है ना। यानी जो तंबाकू है ये हजारों वर्षों से प्रयोग होता आ रहा है। पहले देखिए राजा महाराजा भी हुक्का बार पीते थे और आज भी गांजा वांजा पी रहे हैं लोग। तो गांजा वांजा पीना बहुत गलत बात है, गंदी बात है भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी। और तंबाकू बोले तो धूम्रपान पिया भी जाता है, चबाया भी जाता है और सूंघा भी जाता है। तंबाकू में से बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो तंबाकू होता है इसमें बहुत रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें एक एल्कोलाइड निकोटीन भी शामिल है। और इसी में और क्या पाया जाता है, एल्कोलाइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन धमनियों की भित्ति को मोटा और सख्त यानी कि रिजिड कर देता है। और जो निकोटीन होता है ये हमारी जो धमनियां होती हैं उसको क्या करता है, जो धमनियों की भित्ति होती है उसको मोटा करता है और सख्त कर देता है, जिसके फलस्वरूप धमनियां सिकुड़ जाती हैं और रुधिर प्रभाव में रुकावट आने से रक्तचाप बढ़ जाता है। और फिर जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर का प्रभाव जो रुधिर होता है जो दौड़ता रहता है शरीर में, उसमें रुकावट आने लगती है और जिसके वजह से रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है, वह हृदय रोग विकसित हो जाता है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिससे एंड्रीनलीन और नॉर एंड्रिलीन रुधिर परिसंचरण में क्या होता है, मोचित होते हैं अर्थात छोड़े जाते हैं। ये दोनों रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और
धूम्रपान के कारण देखिए क्या क्या होता है भैया। धूम्रपान के कारण फुसफुस, गले का कैंसर, श्वसनी शोथ और वात स्फीति, हृदय रोग, जठर व्रण आदि हो जाता रोग हो जाते हैं। तंबाकू चबाना मुंह के कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और हीम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, घट जाती है और इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और धूम्रपान ड्रग्स के सेवन को क्या करता है, प्रेरित भी करता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आएगा कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, जो कि पेपर में 2019 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा में प्रतिजैविक पदार्थ पर टिप्पणी कीजिए जो कि 2016 में बना हुआ है। अथवा एंटीबायोटिक को क्या करिए, परिभाषित कीजिए और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था और पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये देख सकते हैं 2019, 2016, 2020 में बना हुआ प्रश्न है। इट इज आईएमपी प्रश्न। आप लोग तैयार करके जाइएगा, जो क्लास 12 बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं इसको तैयार करके ही जाएंगे। तो देखते हैं कि प्रतिजैविक होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एंटीबायोटिक्स यानी कि बोले तो प्रतिजैविक प्रायः सूक्ष्म जीवी उत्पन्न उत्पत्ति के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवाणुओं को मार देते हैं या उनकी वृद्धि संदमित कर देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक होते क्या है, यानी कि प्रायः सूक्ष्म जीवी उत्पत्ति में ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवाणु क्या करते हैं, मार देते हैं और उनकी वृद्धि क्या करते हैं, रोक देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक्स को वंडर ड्रग्स भी कहा जाता है क्योंकि यह संक्रमणों के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अनेकों सैनिकों की जान बचाने में एंटीबायोटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इन पदार्थों को मूल रूप से कवक या जीवाणुओं से प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन अब कुछ संश्लेषित एंटीबायोटिक्स भी बनाई जा चुकी है और ये औषधियां मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होती। ये केवल जीवाणु विशेष को क्या करती है, प्रभावित करती है और अनेक एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं में कोशिका भित्ति का संश्लेषण क्या करती है, रोक देती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के अन्य जैव रासायनिक पथ को क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देती हैं और कुछ सामान्य एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन है और सिफ्लोस्पोरिन है और टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 सर क्या है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, एल्कोहल के अति प्रयोग से पर टिप्पणी दीजिए। 2017-2018 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा एल्कोहलों के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2017 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा प्रश्न आएगा किशोरावस्था के दौरान ड्रग एल्कोहलों के कुप्रभाव का वर्णन दीजिए करिए। 2019 में प्रश्न बना हुआ है। अथवा एल्कोहलों के कुप्रयोग के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव को संक्षेप में क्या करिए, उल्लेख कीजिए। अथवा प्रश्न बनेगा एल्कोहल ड्रग के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। 2019 में प्रश्न बनेगा, 2014 में, 2017 में और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी ये प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, इसको देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। जो ये प्रश्न है तैयार कर देखिए कितना बार बार आपके पेपर में रिपीट किया गया भाई। एल्कोहल यानी कि ड्रग्स होता क्या है, तो सबसे पहले एल्कोहल यानी ड्रग के हानिकारक प्रयोग प्रभाव क्या क्या है। तो एल्कोहल यानी ड्रग के प्रयोग से व्यक्ति का शरीर शारीरिक, मानसिक, व्यवहारगत प्रभाव पड़ते हैं। ड्रग के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी हैं जो समुदाय व राष्ट्र को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला, एल्कोहल ड्रग के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव असंतुलित व्यवहार, बर्बरता और हिंसा रूप में क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं। दूसरा, इनकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से श्वसनघात, हृदयघात और प्रमस्तिष्क रुधिर स्राव के कारण लोग व्यक्ति क्या हो जाती है भाई, मृत्यु भी हो जाती है। और क्या क्या इसके कुप्रभाव हैं। अल्कोहल ड्रग के प्रयोग से व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और व्यक्ति एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, भूख, वजन में घट बढ़ आदि प्रभावित होता है और शरीर की प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है भाई, नष्ट हो जाती है। चौथा, अल्कोहल के प्रयोग से पेशी संतुलन क्या हो जाता है,
बिगड़ जाता है। 5वां, जो व्यक्ति इंजेक्शन द्वारा ड्रग लेते हैं उनमें एड्स, यकृत शोथ भी जैसे गंभीर संक्रमण रोगों की संभावना होती है। 6वां, अल्कोहल के प्रभाव से लीवर सिरोसिस तथा आमाशय एवं आंतों में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद इसका रोकथाम तथा उपचार लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? आवश्यकता समकक्षी दबाव, शिक्षा और परामर्श द्वारा उचित मार्गदर्शन से बचाना, बचपन से ही उचित संस्कार, मार्गदर्शन, स्नेह व नैतिक शिक्षा देकर किशोरों में ड्रग को न कहने का गुण विकसित करना और किशोरों को रचनात्मक कार्यों में लगाकर भी उन्हें ड्रग्स से बचाया जा सकता है। चौथा, चिकित्सीय सहायता से अल्कोहलों के सेवन से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तैयार कर लेना। अगला प्रश्न क्या बनेगा देखिए, जो कि कब कब बना हुआ प्रश्न, ये देखिए, टाइ टाइफाइड का कारक, लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। 2011 में बना हुआ प्रश्न है, 2015, 2018, 2020 में बना हुआ प्रश्न है। तो टाइफाइड होता क्या है इसके बारे में पहले देखिए। यह रोग साल्मोनेला टाइफी के नामक जीवाणु द्वारा होता है। यानी जो टाइफाइड होता है यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका संचरण कैसे होता है? तो टाइफाइड जलजन्य रोग है तथा संदूषित जल, खाद्य पदार्थ आदि सेवन से संचारित होता है और रोगाणु संचलन में मल मुखी मार्ग अपनाता है और मधुमक्खियां भी रोग को क्या करती है? फैलाने में बहुत ही हेल्प करती हैं। इसके लक्षण क्या क्या है? तो संक्रमित भोजन तथा जल ग्रहण करने से 7 से 14 दिन के बाद टाइफाइड बुखार होता है जो प्रतिदिन बढ़ता जाता है और 1 सप्ताह के पश्चात मनुष्य की आहार नाल की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ने लगता है और अत्यधिक तीव्र पेट दर्द, सिर दर्द और तेज बुखार यानी कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के इसके प्रमुख लक्षण हैं। और आंतों में रक्तस्राव, पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी दानों का उभरना भी इसके लक्षण है। जीभ पर सफेद पदार्थ का जम जाना, भूख ना लगना, ठीक है ना, पेट का मुलायम होना और कब्ज तथा फिर अतिसार इत्यादि इसके क्या है? प्रमुख लक्षण है। इसका रोकथाम कैसे करेंगे भैया? यानी कि रोकथाम कैसे करेंगे इसका? तो टाइफाइड एक जनजनित रोग है, अतः व्यक्तित्व सामुदायिक स्वच्छता के उपाय द्वारा स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर इसे रोका जा सकता है। मधुमक्खियां भी रोगाणु का स्थानांतरण कर खाद्य पदार्थ को संदूषित करती हैं, अतः उनकी रोकथाम में भी क्या है? आवश्यक है। और खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रखरखाव इससे बचे रहने का आसान उपाय है। इसका टीका भी उपलब्ध है और एंटीबायोटिक्स द्वारा उपचार किया जा सकता है। अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है यार, कितना इंपॉर्टेंट है। और ये आपके प्रश्न बार बार पेपर में रिपीट किया गया है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों के कारक, लक्षण, उपचार, बचाव के बारे में वर्णन कीजिए। डेंगू ज्वर, निमोनिया। 2016, 17, 18, 19, 2011 और 15 में बना हुआ प्रश्न है। तो भाई डेंगू ज्वर क्या होता है उसको देख लीजिए। डेंगू ज्वर क्या होता है इसको देख लीजिए। तो यह रोग डेंगू विषाणु यानी कि आरएनए विषाणु से होता है तथा मादा एडीज इंजिप्टाई मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति का रक्तपान करता है तो वह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाता है और यह संक्रमित मच्छर जब किसी व्यक्ति का रक्तपान करता है तो रक्तपान करते समय उसका जो लार होता है के माध्यम से विषाणु को मुंह में पहुंचा देता है और इस रोग में तीव्र जल के साथ साथ शरीर में अत्यधिक पीड़ा और ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वर के कारण हड्डियां क्या टूट रही हैं और इस कारण इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और विषाणु संक्रमण के जो कारण है उससे क्या क्या है देखिए, जैसे डेंगू रक्तस्राव ज्वर है, ठीक है ना, भी हो सकता है और इसके फलस्वरूप रक्त परिसंचरण क्या हो जाता है? अवरुद्ध होने से शरीर पर विशेषकर चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं और रोकथाम हेतु मच्छरों से बचाव के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जब सोइए तो हाँ, मतलब कि आप मच्छरदानी का यूज करिए जिससे मच्छर ना काटे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे न्यूमोनिया। भाई साहब न्यूमोनिया क्या होता है? मानव में न्यूमोनिया रोग के कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुसफुस अथवा फेफड़ों के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं।
और इस रोग के संक्रमण से वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। और इस रोग के लक्षण ज्वर है, ठिठुरन है, खांसी है, सिर दर्द इत्यादि इसके क्या है, विषाणु जनित रोग के क्या है, लक्षण है। और ये एक प्रकार क्या है, विषाणु जनित रोग है। अगला 8वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए। 2017, 18, 20 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा में आएगा प्लाज्मिक कहाँ पाए जाते हैं, इसके क्या उपयोग है। 2018 में बना हुआ है। अथवा में आएगा प्लाज्मिड की व्याख्या कीजिए, इसके उपयोग भी बताइए। 2016 और 17 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा देगा प्लाज्मिड क्या है, पीबीआर 322 के बारे में लिखिए। 2010, 11 और 12 में बना हुआ प्रश्न है। कितना इंपॉर्टेंट है आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उत्तर क्या लिखेंगे भाई साहब, प्लाज्मिक वेक्टर होता क्या है। तो प्लाज्मिक वेक्टर क्या है, प्लाज्मिक जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है। तो ये हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो कि दोहरे स्टैंड वाला एक डीएनए अणु होता है, जो केंद्रकाभ के गुणसूत्रीय डीएनए के बाहर स्थित होता है। इसमें एक द्विगुणन प्रारंभन स्थल होता है तथा इनका विभाजन कोशिका विभाजन से क्या होता है, अलग स्वतंत्र रूप से होता है। प्लाज्मिक जीवाणु कोशिका में 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं डीएनए अणु, जिसमें किसी पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। और एक अच्छे वाहक में प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल, वर्ण योग चिन्हक यानी कि एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी जीन तथा क्लोनिंग स्थल क्या होते हैं भैया, उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में सफल वेक्टर के रूप में गुण नहीं होते, अतः उन्हें अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल दिया जाता है और अधिकतर प्लाज्मिड में प्रतिजैविक विरोधी जीन भी पाए जाते हैं। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आगे आप ये लिख सकते हैं पूरा पूरा कि सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले प्लाज्मिड वेक्टर जैसे पीबीआर 322, पीबीआर 327 तथा पीयूसी है, और उच्च पौधों में टी प्लाज्मिड और तथा आर प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। और प्लाज्मिड्स का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है और इसका उपयोग मानव इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आदि के निर्माण में भी हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे पीबीआर 322 संवाहक क्या होता है, इसके बारे में देखिए, हेडिंग बना लीजिए, पीबीआर 322 वेक्टर क्या होता है। तो इस कृत्रिम संवाहक को इसके रिकिया कोलाई के प्लाज्मिड से बनाया गया है। इसे पी का अर्थ होता है प्लाज्मिड तथा बीआर उन वैज्ञानिकों के नाम है जो प्रथम बार छार है, ठीक ना। पीबीआर बोलिवर तथा रोड्रिगेज ने तैयार किया था। इस प्लाज्मिड में 40 से अधिक पहचान स्थल हैं और इस संवाहक में दो प्रमुख प्रतिजैविक जो प्रतिजैविक हैं, जो कौन कौन से हैं, टेट्रासाइक्लिन तथा एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और यह सर्वाधिक उपयोग में किए जाने वाले क्या है, प्लाज्मिड संवाहक है। तो ये मैं यहाँ पे बताया क्लास 12 बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर रिपीट किए जा रहे हैं, आप खुद देख लिए हैं। और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 29 फरवरी की बायोलॉजी बेहतरीन तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।